जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOE 142 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपके अदर पेपर कोड की क्लास आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप लोग जो है इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए जो आपकी बुक से लिए गए हैं प्लस PYQ से लिए गए हैं, तो इसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। आप जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पर जाएंगे और आपको सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये पेज आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है BSOE 142। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा, तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सामाजिकी का समाज शास्त्र से जो है रामकृष्ण मुखर्जी का क्या तात्पर्य था, चर्चा कीजिए। यानी कि भारतीय समाजिकी का समाज शास्त्र जो है ना, वो रामकृष्ण मुखर्जी का उससे क्या तात्पर्य था उसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारतीय समाज शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर रामकृष्ण मुखर्जी ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए भारतीय समाजिकी का समाज शास्त्र की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय समाज को भारतीय दृष्टिकोण से समझा जाए, ना कि केवल पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी सिद्धांतों के आधार पर। मुखर्जी मानते थे कि भारतीय समाज की जटिलता, विविधता और ऐतिहासिकता को समझने के लिए एक अलग ढांचे की जरूरत है जो भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं पर आधारित हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय सामाजिकी का क्या अर्थ है। तो भारतीय सामाजिकी का मतलब है भारत के समाज की विशेषताओं, परंपराओं, मूल्यों और सामाजिक ढांचे का अध्ययन। मुखर्जी चाहते थे कि भारतीय समाजशास्त्र को केवल यूरोपीय सिद्धांतों से न परखा जाए, बल्कि भारत की अपनी सामाजिक प्रक्रियाओं, विचारधाराओं और ऐतिहासिक अनुभवों को ध्यान में रखकर देखा जाए। तो यहाँ पर भारतीय समाजिकी का मतलब क्या था कि भारत के जो समाज की विशेषताएं हैं, परंपराएं हैं, मूल्य हैं और जो सामाजिक ढांचे हैं उनका अध्ययन करना है। मुखर्जी चाहते थे कि भारतीय समाजशास्त्र को केवल यूरोपीय सिद्धांतों से न परखा जाए, बल्कि भारत की अपनी सामाजिक प्रक्रियाओं, विचारधाराओं और ऐतिहासिक अनुभवों को ध्यान में रखकर देखा जाए। अब यहाँ पर देखते हैं पाश्चात्य बनाम भारतीय दृष्टिकोण। तो पश्चिमी समाजशास्त्र मुख्य रूप से औद्योगिक समाजों पर आधारित है, जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र होता है और समाज अधिकतर जो है व्यक्तिवादी होता है। लेकिन भारतीय समाज सामूहिकता, जाति, धर्म और परंपराओं पर आधारित है। इसलिए मुखर्जी ने कहा कि पश्चिमी ढांचे को सीधे भारत पर लागू करना उचित नहीं है। इसके बाद ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या था। तो रामकृष्ण मुखर्जी ने भारतीय समाज के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि भारत का समाज हजारों वर्षों से बदलता आ रहा है। वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता के बाद का काल, इन सभी को समझे बिना भारतीय समाज की सही व्याख्या नहीं हो सकती है। इसके बाद है सांख्यिकी और अनुभवजन्य अध्ययन। तो मुखर्जी ने समाज के अध्ययन में सांख्यिकी और जो है अनुभवजन्य विधियों का प्रयोग भी किया। वे मानते थे कि सिद्धांत तभी सही बन सकते हैं जब वे व्यावहारिक अनुभव और आंकड़ों पर आधारित हो। उन्होंने बंगाल के ग्रामीण समाज पर आधारित कई अध्ययन किए जो भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर को उजागर करते हैं। यानी कि वो मानते हैं कोई भी सिद्धांत है वो तब तक सही नहीं होगा जब तक क्या हो, वो व्यावहारिक अनुभव और आंकड़ों पर आधारित ना हो। इसके बाद सूचना और प्रक्रिया का संतुलन। तो मुखर्जी ने संरचना और प्रक्रिया दोनों पर बल दिया। उनका मानना था कि समाज एक स्थिर ढांचा नहीं है, बल्कि उसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए समाजशास्त्र को न केवल वर्तमान ढांचे को समझना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि ढांचे समय के साथ कैसे बदलते हैं। ये काम किसका है, समाजशास्त्र का है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रामकृष्ण मुखर्जी थे उनका जो है भारतीय समाज की समाजशास्त्र से क्या तात्पर्य था वो हमने यहाँ पर देख लिया। भारतीय समाज की का अर्थ क्या है,
पाश्चात्य बनाम भारतीय दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इसके बाद सांख्यिकी और अनुभवजन्य अध्ययन, और इसके बाद संरचना और प्रक्रिया का संतुलन। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। रामकृष्ण मुखर्जी की भारतीय सामाजिकी का समाजशास्त्र एक ऐसी सोच है जो भारत के समाज को उसकी अपनी जड़ों, परंपराओं और ऐतिहासिक संदर्भों में समझने की कोशिश करती है। वे चाहते थे कि समाजशास्त्र भारत के लिए उपयुक्त, स्वदेशी और वैज्ञानिक हो। उनका यह दृष्टिकोण आज भी भारतीय समाज शास्त्र को समझने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, जनजातीय पहचान के संरक्षण एवं समकीकरण पर एल्विन गुरिये वाद विवाद की विवेचना कीजिए। यानी कि जनजातीय पहचान के संरक्षण एवं समकीकरण पर जो है एल्विन गुरिये वाद विवाद क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में जनजातियां एक महत्वपूर्ण सामाजिक समूह है जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली होती है। स्वतंत्रता के बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि जनजातियों का विकास कैसे हो, क्या उन्हें मुख्य धारा में लाकर एक रूप बनाया जाए या उनकी पहचान और संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए विकास किया जाए। इस मुद्दे पर दो प्रमुख समाजशास्त्री एल्विन और जो है जीएस गुरिये के बीच एक प्रसिद्ध वाद विवाद हुआ। दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। यानी कि जब जो भारत स्वतंत्र हुआ तो ये सवाल उठता है कि जनजातियों का विकास कैसे हो, यानी कि उन्हें डायरेक्ट मुख्य धारा में ला दिया जाए, उनकी जो संस्कृति उसको समाप्त कर दिया जाए, या फिर उनकी पहचान और संस्कृति को सुरक्षित करते हुए उनका विकास किया जाए। तो इस मुद्दे पर दो लोगों के विचार महत्वपूर्ण है। पहला है वीरियर एल्विन और जीएस गुरिये। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीरियन एल्विन का दृष्टिकोण, संरक्षण का पक्ष। तो वीरियर एल्विन एक ब्रिटिश मानव शास्त्री थे जिन्होंने भारत में रहकर जनजातीय जीवन को बहुत नजदीक से समझा। उन्होंने जनजातियों की संस्कृति, भाषा, परंपराओं को अत्यंत मूल्यवान माना। उनके अनुसार जनजातियां प्राकृतिक जीवन जीती हैं और उनकी जीवन शैली शुद्ध और शांतिपूर्ण होती है। उन्हें जबरदस्ती मुख्यधारा में लाने से उनकी पहचान और संस्कृति का नाश हो जाएगा। यानी कि जो ये वीरियर एल्विन थे, ब्रिटिश के मानव शास्त्री थे, उन्होंने भारत में रहकर जनजातीय जीवन का बहुत नजदीकी से अध्ययन किया। वो मानते थे कि जो उनकी जनजातियों लोगों जो संस्कृति है, भाषा है, वो परंपरा है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जनजातियां प्राकृतिक जीवन जीती हैं, इसलिए जो है उनकी जीवन शैली शुद्ध और शांतिपूर्ण होती है। उन्हें अगर हम लोग जबरदस्ती मुख्य धारा में लाएंगे तो उनकी पहचान और जो संस्कृति है वो समाप्त हो जाएगी। एल्विन का मानना था कि जनजातीय क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान की तरह संरक्षित किया जाना चाहिए, वहां जहां बाहरी हस्तक्षेप कम हो और जनजाति अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन जी सके। वे धीमी क्रमिक विकास के पक्षधर थे जिनमें जनजातियों की स्वायत्ता बनी रहे, यानी कि वो लोग जो है अपने स्वतंत्र निर्णय ले सके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जीएस गुरिये का दृष्टिकोण क्या था, समकीकरण का। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने समकीकरण का पक्ष दिया था। तो जीएस गुरिये भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी विद्वान थे। वे जनजातियों को समाज के बाकी हिस्सों से अलग नहीं मानते थे। उनके अनुसार क्या था, उनके अनुसार जनजातियां भारत की हिंदू सभ्यता का हिस्सा है और उन्हें धीरे धीरे मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने जनजातियों को हिंदू समाज के पिछड़े हिंदू कहा। वे मानते थे कि अलगाव जनजातियों को आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा रखेगा। घुरिये जो है शिक्षा, संचार और विकास कार्यक्रमों के जरिए समकीकरण के पक्षधर थे ताकि जनजातियां आधुनिक समाज का हिस्सा बन सके। वो लोग क्या करते थे, यानी कि जो जीएस घुरिये थे उनका दृष्टिकोण था कि हमको क्या करना चाहिए, जो ये ट्राइबल यानी कि जनजाति लोग हैं उनको डायरेक्ट मुख्य धारा में लाना चाहिए। अगर हमको मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तो वो विकास से जो है वंचित रह जाएंगे। अब देखते हैं मुख्य धारा बनाम जो है समीकरण। सबसे पहले दृष्टिकोण क्या है, तो एल्विन का विचार था संरक्षण करना और गुरिये का विचार था समकीकरण, मतलब कि इनको एक चीज में लाना। लक्ष्य क्या था, सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना, राष्ट्रीय एकता में इनको शामिल करना। तरीका क्या था, बाहरी हस्तक्षेप से बचाव, शिक्षा, विकास और संपर्क के द्वारा। चिंता का सांस्कृतिक विनाश हो सकता है और पिछड़ेपन का बढ़ना हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कुछ संरक्षण बनाम समकीकरण में कुछ मुख्य अंतर देखे। अब यहाँ पर अगर हम लोग आज के दृष्टिकोण की बात करें, यानी कि अगर हम लोग वर्तमान में हमारा दृष्टिकोण होगा तो क्या होगा, तो समकालीन समय में यह समझा गया कि एल्विन और गुरिये दोनों के विचारों में सच्चाई है। जनजातियों की पहचान और संस्कृति का सम्मान करते हुए उनका विकास भी जरूरी है। इसलिए आज नीति निर्माता संरचनात्मक समावेशन की नीति अपनाते हैं जिसमें आरक्षण और विशेष योजनाएं दी जाती हैं।
साथ ही शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो एल्विन और घुरिये के बीच वाद विवाद भारतीय जनजातीय नीति के विकास में मील का पत्थर है। एल्विन ने जहां सांस्कृतिक संरक्षण की बात की, वहीं घुरिये ने विकास के लिए समकीकरण को जरूरी बताया। आज जरूरत इस बात की है कि इन दोनों विचारों के बीच संतुलन बनाकर जनजातियों को सामाजिक न्याय, सम्मान और अवसर दिए जाएं। यहाँ पर हमने टोटल 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत पर चर्चा की। यानी कि जो राधा कमल मुखर्जी थे उनके नैतिक मूल्य क्या थे, उसके क्या सिद्धांत थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राधा कमल मुखर्जी भारतीय इतिहास के प्रमुख इतिहासकार और समाजशास्त्री थे। उन्होंने इतिहास को केवल घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और नैतिकता का अध्ययन माना। उनके नैतिक मूल्यों के सिद्धांत समाज और इतिहास की गहरी समझ पर आधारित है। यानी कि उनके जो नैतिक मूल्यों के सिद्धांत थे वो समाज और इतिहास की गहरी समझ पर आधारित थे। इसके बाद राधा कमल मुखर्जी का सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे। तो राधा कमल मुखर्जी एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने भारतीय समाज और इतिहास को नई दृष्टि से देखा। वे इतिहास को सिर्फ घटनाओं के क्रम के रूप में नहीं बल्कि समाज के नैतिक और सांस्कृतिक पहलुओं के रूप में भी समझते थे। उनका मानना था कि इतिहास का अध्ययन करते समय हमें केवल तथ्य नहीं देखना चाहिए बल्कि उन तथ्यों के पीछे छुपी नैतिकता और जो है मूल्यों को समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं राधा कमल मुखर्जी के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत क्या है। पहला सिद्धांत था इतिहास में नैतिकता की भूमिका। यहाँ पर मुखर्जी के अनुसार इतिहास जो है सिर्फ घटनाओं का विवरण नहीं है बल्कि उसमें नैतिकता मूल्यों का भी अध्ययन होता है। वह मानते थे कि इतिहास हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार के आचरण और व्यवहार समाज के लिए सही है। इतिहास हमें नैतिकता, हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इतिहास में नैतिकता की भूमिका होती है और इतिहास का क्या काम है। इतिहास का काम है हमें नैतिकता और जो है सही और गलत के बीच फर्क समझाना। इसके बाद समाज और संस्कृति का सम्मान। तो राधा कमल मुखर्जी का मानना था कि समाज और संस्कृति के प्रति सम्मान सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य है। प्रत्येक समाज की अपनी विशेष सांस्कृतिक विरासत होती है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। इतिहास का अध्ययन इससे जो है इस सम्मान को बढ़ावा देता है। इसके बाद समानता और न्याय। तो मुखर्जी ने समानता और न्याय को भी नैतिक मूल्यों का जो है मुख्य भाग माना। उन्होंने कहा कि इतिहास हमें यह सिखाता है कि समाज में न्याय होना चाहिए और सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव या अन्याय यहाँ पर अस्वीकार्य होता है। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता। तो राधा कमल मुखर्जी ने धर्मनिरपेक्षता को भी नैतिक मूल्य माना। उनका कहना था कि इतिहास में किसी भी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान समान होना चाहिए। इसके बाद आत्मसम्मान और स्वाभिमान। तो मुखर्जी के अनुसार नैतिकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसम्मान। इतिहास से हमें अपनी पहचान और गौरव का ज्ञान मिलता है। हमें अपने अतीत से सीख लेकर अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। इसके बाद सच्चाई और ईमानदारी। तो राधा कमल मुखर्जी ने इतिहासकारों के लिए सच्चाई और ईमानदारी को भी नैतिक मूल्य माना है। इतिहास को सही और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि समाज को वास्तविक ज्ञान मिल सके। यहाँ पर हमने देखा कि जो है राधा कमल मुखर्जी के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत का पहला सिद्धांत है इतिहास में नैतिकता की भूमिका, समाज और संस्कृति का सम्मान करना, समानता और न्याय, धर्मनिरपेक्षता, आत्मसम्मान और स्वाभिमान और सच्चाई और ईमानदारी। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो राधा कमल मुखर्जी के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि एक गहरा नैतिक संदेश भी है। इतिहास का अध्ययन हमें सही और गलत और न्याय और अन्याय, समानता और भेदभाव के बारे में सिखाता है। उनके अनुसार समाज और संस्कृति का सम्मान, धर्मनिरपेक्षता, आत्मसम्मान और ईमानदारी जैसे मूल्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये नैतिक मूल्य न केवल इतिहास के अध्ययन में मदद करते हैं बल्कि समाज को बेहतर और न्यायपूर्ण बनाने में भी योगदान देते हैं। इस प्रकार राधा कृष्ण मुखर्जी का नैतिक मूल्यों का सिद्धांत समाज की उन्नति, संस्कृति, समृद्धि के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। उनका दृष्टिकोण आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है जो हमें एक सच्चे और नैतिक समाज का निर्माण करने में मदद करता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में सामाजिक गतिशीलता पर एम एन श्रीनिवास के विचार प्रस्तुत कीजिए।
तो भारत में सामाजिक गतिशीलता मतलब सोशल मोबिलिटी का अध्ययन भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से किया। उन्होंने भारतीय समाज की जटिल संरचना और उसमें बदलाव के तरीकों को समझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबसे पहले देखते हैं एम.एन. श्रीनिवास कौन थे। तो एम.एन. श्रीनिवास भारत के प्रमुख समाजशास्त्री थे, जिन्होंने भारतीय समाज के वर्ग, जाति और सामाजिक संरचनाओं का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने सामाजिक गतिशीलता और समाज में परिवर्तन के विषय पर कई महत्वपूर्ण शोध किए। उन्होंने भारतीय समाज में सिंड्रोम ऑफ चेंज यानी कि बदलाव की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक गतिशीलता क्या है। तो सामाजिक गतिशीलता का मतलब है समाज में व्यक्ति या समूह की स्थिति में बदलाव। इसका अर्थ हो सकता है कोई व्यक्ति या जाति अपनी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति को हो या नीचे ऊपर उठाए या फिर नीचे जाए। सामाजिक गतिशीलता से पता चलता है कि समाज कितना स्थिर है या और उसमें कितना बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या है? समाज में व्यक्ति या समूह की स्थिति में बदलाव। इसका अर्थ हो सकता है कोई व्यक्ति समाज जाति जो है अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को ऊपर उठाए या फिर नीचे जाए। सामाजिक गतिशीलता से पता चलता है कि समाज कितना स्थिर है और उसमें कितना बदलाव हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे एम.एन. श्रीनिवास के क्या विचार थे। तो एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज की सामाजिक गतिशीलता को समझाने के लिए कुछ अब मुख्य अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहली अवधारणा थी सामाजिक गतिशीलता का स्रोत। उन्होंने माना कि सामाजिक गतिशीलता का मुख्य स्रोत है शिक्षा, आर्थिक विकास और शहरीकरण। जब लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनकी सामाजिक स्थिति बेहतर होती है। आर्थिक विकास से नए रोजगार के अवसर मिलते हैं, इससे लोग अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। शहरीकरण से ग्रामीण लोग शहरों में जाकर सामाजिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद संस्कृति का प्रभाव। तो श्रीनिवास ने यह भी कहा कि सामाजिक गतिशीलता पर संस्कृति का प्रभाव होता है। भारत में जाति आधारित संस्कृति बहुत मजबूत है, जिससे लोगों की सामाजिक स्थिति तय होती है। लेकिन समय के साथ इस संस्कृति में भी परिवर्तन आता है। आडंबरों से ऊपर उठना। तो एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण यानी कि ये अवधारणा दी। इनका मतलब था कि निचली जाति या समूह ऊंची जाति की रीति रिवाजों, आचरण और जीवन शैली को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह सामाजिक गतिशीलता का एक तरीका है। उदाहरण के लिए एक निम्न जाति के लोग ब्राह्मणों या क्षत्रियों के रीति रिवाज अपनाकर समाज में सम्मान पाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पाश्चात्य प्रभाव और आधुनिकता। तो श्रीनिवास ने माना कि पश्चिमी शिक्षा, कानून और प्रशासनिक व्यवस्था ने भारतीय समाज में नए अवसर पैदा किए। इससे लोगों की सामाजिक गतिशीलता बढ़ी। आधुनिकता के कारण जाति की पकड़ कमजोर होती जा रही है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसके बाद सामाजिक गतिशीलता की सीमाएं। तो उन्होंने यह भी कहा कि भारत में सामाजिक गतिशीलता सीमित है, क्योंकि जाति व्यवस्था बहुत गहरी जमी हुई है। समाज में ऊंच नीच के पुराने नियम अभी भी मौजूद हैं, इसलिए अब सभी लोग जो है आसानी से ऊपर नहीं उठ पाते। गरीब और कमजोर वर्ग के लिए यह प्रक्रिया जो है कठिन होती है। यहाँ पर हमने देख लिया कि एम.एन. श्रीनिवास के विचार क्या थे। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता को समझने और समझाने में यह बताया कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें संस्कृति, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक संरचनाएं साथ साथ काम करती हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में सामाजिक गतिशीलता की राह आसान नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण कई बाधाएं हैं। लेकिन शिक्षा, शहरीकरण और आधुनिकता ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है। इस प्रकार एम.एन. श्रीनिवास का योगदान भारतीय समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए आधारभूत और अमूल्य है। उनके विचार आज भी सामाजिक बदलाव और जो है विकास को समझने में उपयोगी हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।